Let's begin with the class. आज की क्लास शुरू करें। गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 1965 का वॉर पाकिस्तान ने वेज किया। 1965 के वॉर को होने का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि 1962 के इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान को ऐसा लगा कि जो इंडियन आर्मी का जो मोटिवेशन लेवल है वो नीचे है, मोराल नीचे गिरा हुआ है। एट द सेम टाइम 1964 में नेहरू जी की डेथ के बाद नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री आए थे, जिनका जिनका स्टेचर नेहरू जी के सामने थोड़ा कम आंका जाता था और बड़े मॉडेस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। और कई बार उन्हीं के पार्टी के लोग उनके इनडिसाइसिवनेस के बारे में लोगों को बताते थे। तो अक्रॉस द वर्ल्ड उनकी इनडिसाइसिवनेस के बारे में लोग जानने लग गए थे। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि देर इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर, इनडिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर, एट द सेम टाइम low motivated, demoralized army. It is the correct time to attack India. So Pakistan, attacked in the first phase of 1965 battle in Run of Kutch and gained some, positive territories. And at the same time, दूसरा जो उनका मेन मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को अपने हाथ में लेना चाहते थे। उन्होंने छम पे अटैक किया। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने एक अनदर फ्रंट खोला पाकिस्तान, पंजाब और राजस्थान से, जो कि सियालकोट और लाहौर तक जाता था। और फाइनली 1965, जिसे दोनों पार्टी कहती है कि हम जीते, वो इनडिसाइसिव रहा। और 1966 में 4 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री गए। 10 जनवरी 1966 तक फैसला हुआ। इसमें सीज फायर साइन किया गया। दोनों पार्टीज को ये कहा गया कि प्री अगस्त 1965 में जो पोजीशन था उस पोजीशन पे आ जाए, यानी कि जो जो टेरिटरीज एक्वायर किया गया है उसको छोड़कर अपनी जहां पे वो सीज फायर लाइन से पहले थे वहीं पर पहुंच जाएं। ट्रेड रिलेशनशिप को बहुत अच्छी बात करी गई, लेकिन इसमें कहीं पर भी कश्मीर की बात नहीं कही गई। ठीक है, इनफैक्ट जो लाल बहादुर शास्त्री ने जो पासेस, पीर अली पास और बहुत सारे पासेस थे जिस पर कंट्रोल कर रखा था, उसे भी छोड़ दिया, जिससे कश्मीर फिर से पहले की तरह वल्नरेबल हो गया फॉर द इन्फिल्ट्रेशन अटैक। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं हम लोग 1965 1966 के ताशकंद में वी एक्चुअली लॉस्ट द बैटल। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई। और जैसे ही डेथ हुई तो पूरे इंडिया में पता चला कि भाई उनकी डेथ हो चुकी है। अब यहां से कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन। ठीक है, तो यहीं से इंदिरा एरा की शुरुआत होती है। तो अब सवाल उठा कि अब तो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, तो अब अगला प्रधानमंत्री कौन। तो फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि कोई भी सरकार बिना, कोई भी देश बिना सरकार के तो चल नहीं सकती है, तो गुलजारी लाल नंदा को पिछली बार की तरह ही जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और फिर सोचा गया कि भाई अगला प्राइम मिनिस्टर कौन। अब आपको मालूम है कि कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर, जो कि पिछली बार आपने देखा था लाल बहादुर शास्त्री केस में, कि के कामराज, जो कि सिंडिकेट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और सिंडिकेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक रसूखदार, वेल एक्सपीरियंस ओल्ड मैन का एक ग्रुप था, जिन्होंने
अपने पॉलिटिकल स्टेचर को छोड़कर पार्टी को सर्व करने की का डिसीजन लिया था। तो उसमें काफी सारे लोग थे, अतुल्य घोष थे, के नगलिंगप्पा थे, इसके अलावा के कामराज थे, नगलिंगप्पा थे, और बहुत सारे लोग थे इसमें। तो सिंडिकेट काफी एक्सपीरियंस ग्रुप माना जाता था। ठीक है, तो अब सिंडिकेट के सामने ये था कि अब किसे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी पेश करने के लिए फिर से एक बार मोरारजी देसाई आए कि भैया पिछली बार तो लाल बहादुर शास्त्री जी के चक्कर में नहीं आए थे, अब की बार तो भैया प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हम। तो तो यहाँ पर मोरारजी देसाई ने दावा किया। अब देखिए, मोरारजी देसाई के साथ उनका बिहेवियर हमेशा डिसएडवांटेज में जाता था। वो बड़े, मतलब कांग्रेस के अंदर जो डोमिनेटिंग ग्रुप था सिंडिकेट का, वो ये मानते थे कि मोरारजी देसाई जो है उनको अपने उनको अपना कहा हुआ मनवाने में बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो मान लीजिए सिंडिकेट ने कोई डिसीजन लिया तो मोरारजी देसाई इस बात को नहीं माने। ठीक है, नहीं यार, सिंडिकेट को इंडियन कांग्रेस का एक स्प्लिट ग्रुप नहीं था, इंडियन कांग्रेस के अंदर ही था। समझ में आया? सिंडिकेट के अंदर ही था। इसीलिए कहते हैं प्रतीक मिश्रा, आधा अधूरा गान बहुत खतरनाक होता है। इतने दिन से तुमको पढ़ा रहे हैं, 3 चैप्टर हो गया, अब तक तुमको सिंडिकेट नहीं मालूम है। मैंने अभी अभी बताया कि सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर कुछ एक्सपीरियंस लीडर का एक ग्रुप था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग थे, और जो बात वो कह सकते थे, जो बात वो कहते थे, कांग्रेस को मानना पड़ता था, क्योंकि वो ओपिनियन फॉर्म करने में बहुत आगे थे। किसी भी मेंबर के प्रति अपने ओपिनियन को फॉर्म करवा सकते थे लोगों के बीच में। बड़ा पावरफुल सेक्शन था ये। जितने भी सिंडिकेट के लीडर थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़कर पावर को, पार्टी को जो है सर्व करने के बारे में सोचा था। ठीक है, इसीलिए वो सिंडिकेट का एक ग्रुप बना हुआ था, जो कि कांग्रेस के अंदर ही था, कांग्रेस के बाहर नहीं था। ठीक है, तो कांग्रेस सिंडिकेट भी ये चाहती थी कि भाई हमारा दबदबा बना रहे। मोरारजी देसाई अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो मोरारजी देसाई अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो सिंडिकेट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि अगर मान लो सिंडिकेट ने कोई डिसीजन लिया तो मोरारजी देसाई उस बात को नहीं मानेंगे। बड़े एरोगेंट थे, थोड़े अक्खड़ स्वभाव के थे। जितने भी लोग थे कांग्रेस में, वो कोई खासा खुश नहीं थे मोरारजी देसाई से, उनके बिहेवियर के कारण। तो बात हुआ कि अब क्या किया जाए, कैसे काम चलाया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सवाल उठा कि अगर मोरारजी देसाई, अब यहां पर क्या था कि मोरारजी देसाई ने अपनी दावेदारी पेश कर रखी थी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। इस बार एक नई घटना ये हुई कि गुलजारी लाल नंदा भी कह रहे हैं कि भाई हम तो पिछली बार भी केयर टेकर थे, हमको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। समझ रहे हो बात होगी नहीं? तो गुलजारी लाल नंदा कह रहे हैं कि इस बार मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अब यहां प्रॉब्लम ये हो गई भाई कि गुलजारी लाल नंदा भी कह रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और जो है मोरारजी देसाई भी कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ये घटना कब की है? ये जनवरी 1966 की। अब के कामराज और उनका जो सिंडिकेट का जो ग्रुप था, वो ये कह रहा था कि भाई अगर गुलजारी लाल नंदा मोरारजी देसाई के अगेंस्ट खड़े होंगे तो मोरारजी देसाई का एक अच्छा खासा क्लॉट है पार्टी में। अगर इलेक्शन हुआ तो डेफिनेटली जो है गुलजारी लाल नंदा जो है वो मोरारजी देसाई को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि मोरारजी देसाई का जो 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 उनका जो पॉलिटिकल स्टेचर है वो गुलजारी लाल नंदा से जरूर जाता है। तो वो नहीं जो है हरा पाएंगे। ये बात के कामराज को पता था, सिंडिकेट को पता था। तो सिंडिकेट ने सोचा कि रादर देन गोइंग फॉर गुलजारी लाल नंदा, अगर मुझे मोरारजी देसाई को हटाना है अपने पक्ष से, समझ में आ गया, तो कोई एक ऐसे मेंबर को खड़ा करना पड़ेगा जो उसी स्टेचर का हो। तो जब ढूंढा गया तो सामने रखा कि भाई यहां पर तो इंदिरा गांधी है जो इनके स्टेचर की है। अब सोचो के कामराज ने ऐसा क्यों सोचा होगा इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई के अगेंस्ट खड़ा करने का? वो इसलिए सोचा होगा क्योंकि इंदिरा गांधी, सबसे बड़ी बात यह थी कि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। तो कम से कम कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू का छवि जो था वो बहुत ऊपर था। तो उनकी बेटी होना भी जो है इंदिरा गांधी के फेवर में गया कि भाई उनकी बेटी है तो कम से कम थोड़ा तो इज्जत होना चाहिए, क्योंकि
एक आदमी ने अपना पूरा जीवन दे दिया कांग्रेस के लिए, तो कम से कम उनकी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, के कामराज ये सोच रहे थे कि हमारी पार्टी में दबदबा बना रहे हैं, हम जो चाहे वो करें, भले हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा पार्टी में दबदबा बना रहे। तो इन्होंने सोचा कि चूंकि इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल कंट्रोल थोड़ा कम है, इंदिरा गांधी उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो जो बात हम इंदिरा गांधी को कहेंगे इंदिरा गांधी मान लेंगे फटक से, समझ रहे हो बात को। तो मोरारजी देसाई को अपनी बात मनवाने में सिरदर्दी हो जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी को चूंकि हम हेल्प करेंगे तो एक ये भी चलेगा, और प्लस वो एक्सपीरियंस है, तो क्योंकि छोटे लोग बच्चे किस्म के होंगे या पॉलिटिकल स्टेचर में थोड़े कम एक्सपीरियंस होंगे, तो उनको अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी बोल देगा तो वो सुनेगा, तो वो उस चीज को देखेगा। इसीलिए के कामराज और उनके सिंडिकेट ग्रुप को लगता था कि भाई हमारा दबदबा बना रहेगा अगर इंदिरा गांधी रहेंगी, क्योंकि कोई भी ग्रुप ये नहीं चाहेगा कि उससे ज्यादा पावरफुल आदमी लीडर बन जाए। भाई नोबेलिटी कभी नहीं चाहेगी कि राजा लीडर बन जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो यहां पर क्या था कि के कामराज ने इंदिरा गांधी को चुना। तो सबसे पहला हमेशा कांग्रेस में एक कोशिश की गई कि भाई किसी भी तरीके का इंटरनल टेंशन न क्रिएट हो, हमेशा ये कोशिश किया गया, और पार्टी की छवि लोगों के सामने धूमिल ना हो। तो ये सोचा गया किसी भी तरीके से कि भाई ध्यान सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सोचा गया कि इलेक्शन ना हो। अगर इलेक्शन होता है तो इसका मतलब क्यों इलेक्शन हुआ, क्योंकि पार्टी में दो लोग दावेदारी पेश करें तभी तो इलेक्शन हुआ है। तो अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो आम लोगों को ये मालूम चलेगा कि यार इन पार्टी में कन्फ्लिक्ट है, दो लोग दावेदारी दे रहे हैं, यानी आपसी बनता नहीं है। तो कभी भी के कामराज और सिंडिकेट ग्रुप ये मानते थे कि भाई देखो पार्टी के अंदर इलेक्शन ना हो, क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब हो। तो मोरारजी देसाई को समझाने के लिए के कामराज गए कि सर ऐसा है, इलेक्शन नहीं करवाते, आम जनता इंदिरा गांधी के पक्ष में है, आप अपनी दावेदारी छोड़ दीजिए। तुरंत मोरारजी देसाई कहे हम कहे अपनी दावेदारी छोड़े भैया, पिछली बार भी तुम्हारे वजह से हम छोड़ दिए थे, अब की बार हम नहीं मानेंगे, अब की बार इलेक्शन कराइए। मोरारजी देसाई को पूरा यकीन था कि ये कल की छोकरी, ऐसे ही ये स्टेटमेंट है मोरारजी देसाई का, ये कल की छोकरी क्या ही जीतेगी, मेरे सामने इलेक्शन करवाइए, देख लेंगे जो जीतेगा उसी की पार्टी बन जाए। तो के कामराज ने कहा लगता है कि अब कोई चांस नहीं बन पाएगा, चलिए इलेक्शन ही करवा देते। तो इंदिरा गांधी एक तरफ और एक तरफ मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी भाई साहब 300 से ज्यादा वोट जो कांग्रेसों में था अपना, 300 ज्यादा वोट जीती, 190 के करीब जो है मोरारजी देसाई जीते। यूनानिमसली इंदिरा गांधी पार्टी के अंदर के इलेक्शन में जीत गई और वही प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर की गई। इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर घोषित की गई। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया विद द हेल्प ऑफ द के कामराज। अब देखो इंदिरा गांधी के लिए इतना आसान नहीं था, उस समय में इंदिरा गांधी काफी यंग थी, पॉइंट नंबर 1। उनको, वो भले अपने पिताजी के साथ देश दुनिया में बड़े बड़े लोगों के साथ मिलती जरूर थी, लेकिन इंदिरा गांधी के पास वो जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होता है वो नहीं था इंदिरा गांधी जी के पास। तो वो एक कमी दिख रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कमी क्यों दिख रहा था। तीसरी बात क्या था कि इंदिरा गांधी अगर मान लो कोई बात अपनी रख भी दे तो सिंडिकेट उस बात को दबा दे कि ये क्या चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर इंदिरा गांधी ने कोई बात रखा तो मोरारजी देसाई उस बात को काट दे, क्योंकि मोरारजी देसाई को लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि इंदिरा गांधी के सामने समस्याएं क्या क्या है। सबसे पहली, अभी मैं आपको धीमे धीमे समस्याओं को बताऊंगा आगे जाके, पहले अभी की इमीडिएट समस्या के बारे में जानिए। जब वो 1966 के जनवरी फरवरी महीने में प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनके सामने वही समस्याएं थी जो प्रॉब्लम्स लाल बहादुर शास्त्री के सामने था, यानी कि फूड शॉर्टेज, इकोनॉमिक स्लोडाउन, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ये कुछ समस्याएं उनके सामने एकदम सामने सामने दिखाई दे रहा था कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं
जो कि दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपके सामने पीडीएफ शेयर करता हूं, आई विल डिस्कस की क्या क्या प्रॉब्लम से। सबसे पहली बात, इंदिरा गांधी जब जैन और फेब में प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर की गई, तो इंदिरा गांधी के सामने अभी इमीडिएट क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली समस्या है फूड शॉर्टेज की। दूसरी बड़ी समस्या है इकोनॉमिक स्लोडाउन की। तीसरी बड़ी समस्या जो इनके सामने दिखाई दे रहा है, पार्टी खुद, कांग्रेस पार्टी खुद। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, एक पावरफुल सेक्शन है सिंडिकेट खुद, जो कि इंदिरा गांधी को कोई भी फैसला लेने नहीं देगा, क्योंकि ये खुद बहुत पावरफुल है। तो फैसले लेने में बहुत मुश्किल होता था। कोई भी डिसीजन अगर मान लो इंदिरा गांधी लेती है, तो सिंडिकेट कह रहे ये फालतू डिसीजन है। अगर सिंडिकेट ने कोई डिसीजन अगर काट दिया इंदिरा गांधी के डिसीजन को, तो फिर तो इंदिरा गांधी का गया। तो इसका मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंदिरा गांधी के सामने क्या था? ऑटोनॉमी का। आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंदिरा गांधी के सामने ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कुछ ऐसे पावरफुल लीडर जैसे कि मुरारजी देसाई खुद, जो ये तो इंदिरा गांधी को कल की छोकरी मानते थे। अब ये दो बड़ी समस्याएं सामने नजर आ रही थी ये सब। तो एक बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उसमें बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर आए हुए थे। 1966 की बात कर रहा हूं मैं आप। तो कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, जैसे कि केरला, इनके चीफ मिनिस्टर ने कंप्लेन ये किया कि उनके स्टेट्स में लोगों को राइस कम खाने को मिल रहा है, पल्स कम खाने को मिल रहा है। कह रहे हैं हमारे केरला के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि भाई हमको तो केवल 150 ग्राम ही खाने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर 250 ग्राम मिल रहा है खाने को। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्यों चल रहा है ऐसा? तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ सेक्शन के लोगों ने कहा कि ये ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि देर इज वन पॉलिसी कॉल्ड फूड जोन पॉलिसी। फूड जोन पॉलिसी, उस समय में ये जो फूड जोन पॉलिसी ये था कि कुछ स्टेट्स को मिलाकर एक जोन बनाया जाता था, और ये जोन के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फूड ग्रेन्स की आवाजाही हो सकता था। मतलब कि अगर मान लीजिए पंजाब के पास सरप्लस है, तो वो बिहार को नहीं दे सकता है, वो ज्यादातर हरियाणा को दे सकता है। एक फूड जोन बना दिया गया था पूरे के पूरे कंट्री के अंदर। तो कुछ फूड जेन्स थे, वही आपस में एक्सचेंज कर सकते थे। पंजाब का बिहार में या पंजाब का केरला में नहीं भेजा जा सकता। इसके वजह से क्या होता था कि कुछ स्टेट्स के पास सरप्लस होने के बावजूद भी जो है वो दूसरे स्टेट्स को नहीं दे पाता था। तो फूड शॉर्टेज की समस्या से निदान पाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इंदिरा गांधी ने यह पेश किया कि जनहित में इस फूड जोन पॉलिसी को हटा देना चाहिए। और मुरारजी देसाई और अन्य लोगों ने इस बात का विरोध किया, और पूरी तरीके से यह बात इंदिरा गांधी की काट दी गई। इंदिरा गांधी को बहुत बुरा लगा यार कि हमारे डिसीजन को तो ये रिस्पेक्ट ही नहीं करते यार, किस बात का हमको प्राइम मिनिस्टर बनाए। हम कोई फैसला लेते हैं तुरंत काट दिए जाते हैं। कोई हमको बोलता है तुम इनएक्सपीरियंस हो, कोई बोलता है कुछ है। इंदिरा गांधी एकदम परेशान थी, बिल्कुल परेशान थी। ऊपर से इंदिरा गांधी के सामने फूड शॉर्टेज की समस्या साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा था कि करंट पॉपुलेशन के हिसाब से इंदिरा गांधी को 10 मिलियन टन फूड की रिक्वायरमेंट चाहिए था, अदरवाइज लोगों को फीड करना मुश्किल था। तो सवाल है कि इस भुखमरी से कैसे निकला जाए। इंदिरा गांधी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इंदिरा गांधी ने एक प्रपोजल लगा कि फूड जोन पॉलिसी हटाया जाए, उसको भी नहीं रखा गया। ऊपर से शॉर्टेज तो है ही है। उसी बीच इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अपना नजर रखा।
और कहा कि क्यों ना हम लोग विदेशी देशों से आयात कराएं, इंपोर्ट कराएं या उनसे मदद मांगे। तो इंडिया के सामने था कि भाई वो किन से, इंदिरा गांधी के सामने था कि वो किन से मदद मांगे भाई। तो इंदिरा गांधी ने अपनी नजर जो है वो यूएसए की तरफ रखा। उस समय में यूएसए के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनका नाम था लिंडन बी जॉनसन। इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि चलिए क्यों ना एक काम करते हैं, एक ऑफिशियल विजिट पे करते हैं यूएसए से और उससे कुछ खाना मांगने की कोशिश करते हैं कि शायद मिल जाए। तो इंदिरा गांधी यूएसए में गई। यूएसए ने कहा कि ठीक है, हम एक प्रोग्राम शुरू करते हैं, उसका नाम है PL 480 स्कीम। उसके तहत हम इंडिया में फूड जो है, जो फूड शॉर्टेज है इंडिया की, जो समस्या है खाने की, वो हम दूर करेंगे। हम क्या करेंगे, वीट्स, राइस, ये सब हम जो है आपको एड के तौर पर यूएसए से इंडिया में भेज देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनना। यूएसए ने एक बात और कहा कि साथ साथ में हम अन्य देशों को, अन्य यूरोपीय देशों को भी, जैसे ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, उनको भी ये बात कहेंगे कि भैया आप इंडिया की मदद करें और उनके खाने में आप उनकी मदद करें, आप उनको खाना प्रोवाइड करें। देखिए हम किस स्थिति से बाहर निकले हैं। सोचिए, आज आपके हाथ में चावल दाल सब्जी सब कुछ है। आज आप दुनिया में राइस के एक्सपोर्टर माने जाते हैं, वीट के एक्सपोर्टर माने जाते हैं सर जी। एक समय ऐसा था कि आप लोगों के सामने भीख मांगने गए थे, आपका प्राइम मिनिस्टर भीख मांगने गए यूएसए के साथ, और आपको यकीन नहीं होगा PL 480 के तहत जो भी खाना आता था सर, वो आदमी तो छोड़ दीजिए, जानवर नहीं खा सकता था। कहा कि भाई हम दूसरे देशों को भी कहेंगे कि वो आपको प्रोवाइड करें। देख रहे हैं सर हमारी स्थिति क्या थी। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1966 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यूएसए ने फिर जब इंदिरा गांधी को कहा कि भाई हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं तो आपको भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब इंदिरा गांधी को यूएसए ने कुछ दो प्रपोजल रखे। पहला प्रपोजल ये रखा कि आप अपनी करेंसी को डिप्रिसिएट करेंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा प्रपोजल ये रखा कि आप वियतनाम वॉर में यूएसए का साथ देंगे। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा सर। अब मैं इन दोनों के रिपरकशंस बताता हूं। देख लीजिए, आपको जब आपके पास गरीबी रहती है ना सर, तो आपको लोग किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, आप इसी कंडीशन से जान जाएंगे। जब आपके पास खाने की दिक्कत हो जाएगी, जब आपको प्रॉब्लम होने लगेगा ना, तो आप एक्चुअली में जो कंडीशंस आपके सामने रखे जाएंगे आप उसी समझ जाएंगे। देखिए, 2 कौड़ी का खाना आपके यहाँ भेजा गया है और क्या क्या चीज आपसे साइन करवाने की बात करी जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी उसके हाथ में है। अगर आप मजबूरी में आ जाएंगे ना तो आपको कोई भी एक्सप्लॉइट कर लेगा। अब देखिए कैसे हुआ। इंदिरा गांधी जो है, अब इंदिरा गांधी के सामने समस्या है कि या अगर वो यूएसए की बात मानती है तो उनको ये दोनों एग्रीमेंट साइन करने होंगे, और अगर नहीं मानती है तो इसका मतलब इंडिया को भूखा रखना पड़ेगा, स्टार्व करवाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर जी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, प्रॉब्लम है। आप जरा छोटा सा जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया है उस इकोनॉमिक्स के बेसिस पर आप ये सब सोचिए कि करेंसी
यार मैं दिखाई, हाँ, तो अब इंदिरा गांधी के सामने ये था कि या तो ये अग्रीमेंट मानकर खाना ले लें या अपने लोगों को भूखा छोड़ दें। अब आप बोलेंगे मान लो सर अग्रीमेंट, भूखे छोड़ने से बेहतर है कि आप अग्रीमेंट मान लीजिए। तो प्रॉब्लम क्या है? तो बेसिक इकोनॉमिक्स के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कि क्या दिक्कत है करेंसी डेप्रिसिएशन से। देखिए, करेंसी डेप्रिसिएशन से उस कंट्री को फायदा होता है जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। हमेशा देखिएगा जो एक्सपोर्ट लेड, जैसे चाइना वगैरह है, आज के डेट में वो अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करके रखते हैं। क्यों ऐसे फायदा होता है कि मान लीजिए कि कोई चीज 10 रुपए में इंडिया में है और अगर करेंसी डेप्रिशिएटेड है, तो इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि पहले 1 रुपए, $1 बराबर 1.5 रुपए होता था। अब $1 बराबर 7 रुपए हो गया। यही हुआ था डिप्रिशिएट करके, करीब 4 रुपए कुछ पैसा था जो 7 रुपए कर दिया गया। तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर डेप्रिशिएट करते हो आप करेंसी को, तो 10 रुपए की चीज जो इंडिया में चल रहा है वो पहले आपको $2 में बिकता, लेकिन अब वो करीब करीब आपको $1.5 में बिकेगा। तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होती तो डेप्रिसिएशन का फायदा होता, क्योंकि $2 के बजाय $1.5 में अगर कोई चीज बिकता है तो इसका मतलब ये होता कि उस सामान का डिमांड अब्रॉड में, दूसरी दुनिया में, फॉरेन कंट्री में बढ़ता। समझ में आ रहा है? तो इंडिया का सामान ज्यादा बिकता, तो इससे एक्सपोर्ट प्रमोट होता। लेकिन इसी के उल्टा, अगर मान लीजिए कि कोई चीज हम लोग $1 में मंगा रहे हैं, समझ में आ गया, तो उसके बदले हमें पहले 5 रुपए देना पड़ता, लेकिन आज उसी सामान के बदले हमें 7 रुपए देना पड़ेगा, यानी कि वही सामान इंडिया में महंगा हो जाएगा। इसका मतलब कि करेंसी डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट महंगा हो जाता है। तो चूंकि इंडिया उस समय में एक इंपोर्ट लेड इकोनॉमी थी, चीजों के लिए वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी, इसीलिए करेंसी डेप्रिसिएशन इंडिया के फेवर में नहीं था। इंडिया कोई एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं था उस समय में कि करेंसी डेप्रिसिएशन फायदा में होता। करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं था, वो यूएस के फेवर में होता। पहली बात। दूसरी बात, वियतनाम जो था, वियतनाम में यूएसए जबरदस्ती का घुसकर वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था। हमारा हमेशा से स्टैंड रहा कि वियतनाम में यूएसए जो कर रहा है सिविल वॉर की कंडीशन, वो गलत है। उस स्टैंड के अगेंस्ट जाना यानी कि इंडिया के जो मॉरल प्रिंसिपल है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना। तो ये वो करवा घूट था जिसे पीना पड़ता इंदिरा गांधी को अपने लोगों को खिलाने के लिए। और इंदिरा गांधी ने वही काम किया। इंदिरा गांधी ने साइन कर दिया एग्रीमेंट और यूएसए से इंडिया में खाना आना शुरू हो गया। अब ये चीज तो इंदिरा गांधी जो है वो साइन करके आ चुकी थी। अब वो जैसे ही इंडिया में आई तो उनके सामने सिंडिकेट, उनके सामने मोरारजी देसाई खुद, इन दोनों ने इंदिरा गांधी को खूब अपोज किया कि ये एक्शन इंदिरा गांधी ने खुद कैसे ले लिया। लेकिन अब इंदिरा गांधी तो साइन कर चुकी थी, तो कितना भी चिल्लम चिल्ली कर दे, अब कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर साइन करके आ जाएगा तो थोड़ी ना तुम कह दो कि नहीं नहीं अब वो गलत साइन था, हटा दीजिए। हैं? ये आजकल के बच्चों वाली हरकत थोड़ी ना करेंगे कि सर वो गलती से कॉल चला गया। इनके तो अपने प्रिंसिपल्स होते हैं ना भाई, इनका तो अपना प्रिंसिपल है, उस पर तो टिकना ही पड़ेगा इनको। समझा बातों की नहीं? तो कुछ भी हुआ, एक चीज हुआ कि चलो कम से कम टेम्पररी रिलीफ मिला। लेकिन इंदिरा गांधी को यह पता था कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा।
इंडिया को फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेल्फ सफिशिएंट बने तो इंडिया कुछ कर ही नहीं सकती है। आप इस बात को समझ लीजिए, समझे? इस बिना कुछ सेल्फ सफिशिएंट बने इंडिया कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो इंडिया को काम करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कोई पॉलिसी अपनाई जाती, 1967 का इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर किया गया कि 1967 में इलेक्शन होगा, तो 1966 से ही जो है इलेक्शन का कैंपेनिंग शुरू हो गया। इलेक्शन कैंपेनिंग हुआ, इंदिरा गांधी ने जो ये करेंसी डिवैल्यूएशन किया था, इसका पूरे भारत में पुरजोर अपोजिशन किया गया। पूरी दुनिया, पूरे भारत में जहां जहां इंदिरा गांधी गई उनका खूब अपोज किया गया कि भाई ये क्या कर दी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो बिल्कुल एक्सपीरियंस की कमी है, उनको बेसिक चीजें नहीं मालूम, और ये साफ साफ दिखने लगा था कि इंदिरा गांधी जो है वो एक एबल लीडर नहीं है, इनमें एक्सपीरियंस की खासा कमी है। ठीक है, इंदिरा गांधी बार बार कहती रही कि ये जो हमने किया है ये फूड सिक्योरिटी के सेंस पे किया है, लेकिन कोई भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं था। इनफैक्ट कई बार इलेक्शन कैंपेन में इनके ऊपर पत्थर भी चलाया गया, एक दो बार तो इनके सर पे भी लग गया। और 1967 का जो इलेक्शन रिजल्ट आया उसमें भी ये बात साफ साफ दिखाई दिया कि इलेक्शन में इंदिरा मतलब जो कांग्रेस पार्टी है वो उतना अच्छा नहीं कर पाई 1967 के इलेक्शन में। इनफैक्ट आप ये मान के रखिए कि 340 वाली सीट था पहले पिछले 1962 के इलेक्शन में, वो घटकर करीब करीब आप ये मान के रखिए कि 280 के अराउंड सीट हो गया। 60-70 सीटों की कमी, 78 सीटों की कमी दिखाई दे रहा था। 350 सीट के करीब था, 358 के करीब अराउंड था, जो 280 के करीब हो गया। इनफैक्ट जो बड़े बड़े रूलर्स थे जैसे कि आपके सामने के कामराज और उनकी जो सिंडिकेट की पार्टी थी वही इलेक्शन हार गई। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो जो जो फैसले इस बीच लिए गए उसका असर इलेक्शन में नजर आया, लेकिन इंदिरा गांधी कब तब भी वीक नहीं हुई। इंदिरा गांधी अपनी बात को हमेशा रखती रही, समझ में आया, लेकिन उनकी बात उन सब लोगों के सामने आ नहीं पा रहा था। ठीक, ये बात मेरा ध्यान रखिएगा। अभी क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इस समय, फिर अच्छा फिर यहां पे बवाल हुआ कि 1967 में जब फिर से इलेक्शन हुआ, 280 सीट्स हो गया, तो फिर से मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो फाइनली ये हुआ कि फिर से कंसेंसस बिल्ड किया गया। तो मोरारजी देसाई ने कहा ठीक है हमको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देना, हमको कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे देना। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाना और आपको जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है हम बना देंगे। ठीक, तो मोरारजी देसाई को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, और इंदिरा गांधी जो है फिर से प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दी गई। समझ में आ गया? अब देखो मादरे को क्या होता है। 1967 में इंदिरा गांधी इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जो है वो क्या बनी है? प्राइम मिनिस्टर बनी है। अब ये हुआ कि अब इन्हें अपनी पॉलिसी चलानी है। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कसम खा लिया कि अब मुझे डोमिनेट करना है। इंदिरा गांधी ने कसम खा लिया है कि भाई अब मुझे जो है ना डोमिनेट करना है। अभी डोमिनेट कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कामराज की और ये सिंडिकेट पार्टी की, नगलिंजप्पा की दिक्कत है, क्योंकि ये लोग तो कभी इंदिरा गांधी की सुनते ही नहीं थे। इंदिरा गांधी जो है ये अपने डोमिनेंस में रहे। लेकिन एक बात था यहाँ पर कि सिंडिकेट के ज्यादातर लोग चूंकि इलेक्शन हार गए थे, तो उनका जो तबका था, उनका जो स्टेचर था वो थोड़ा सा कम हुआ था, और इंदिरा गांधी जीत गई थी इलेक्शन, तो थोड़ा सा इनका स्टेचर ऊपर उठा था। लेकिन अभी भी इनको अपनी बात असर्ट करने में मोरारजी देसाई से लड़ना पड़ता। ठीक है, अब समझो। अब इंदिरा गांधी को ये लगा कि मुझे जो है मुझे जो है ना जनता के नजरों में अच्छा बनना है। देखिए, एक बात यह है कि अगर आपको जनता के नजरों में रखना है, यानी कि प्रो पुअर बनना है, तो आपको हल्का सा लेफ्ट विंगर बनना होगा। आप गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, आप कहेंगे कि हर गरीब के हाथ में खाना होना चाहिए, इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि
सबसे पहली जो प्रॉब्लम फूड सिक्योरिटी की है, इसको दूर करना है। और फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोट किया जाए। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि HYV सीड वैरायटी का इस्तेमाल करके जो कि ड्वार्फ वैरायटी था, इसमें क्या होता था कि एक पेड़ में नॉर्मल ट्रेडिशनल वैरायटी से 2 से 3 टाइम्स प्रोडक्टिविटी ज्यादा था। तो HYV सीड इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाना था। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है कि इसमें बहुत वाटर, बहुत फर्टिलाइजर, बहुत लैंड इसकी जरूरत है, और इन सब के लिए चाहिए पैसा, और किसानों को पैसा कैसे मिलेगा? तो उस समय के जो बैंक्स थे वो लोन भी नहीं देते थे किसानों को, क्योंकि बैंक जो था ना वो ज्यादातर प्राइवेटाइज था। आप बात को समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो ज्यादातर जो बैंक्स थे वो प्राइवेटाइज थे, और प्राइवेटाइज बैंक होने का मतलब है कि वो उसी जगह पैसा लगाएंगे जहां प्रॉफिट ज्यादा है। और तो किसानों के पास उतना प्रॉफिट तो है नहीं, तो किसानों को तो कोई प्रॉफिट लगाएगा नहीं। तो इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि हम ना बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे। नेशनलाइज का मतलब क्या हुआ? बैंक्स को नेशनलाइज करना। बैंक्स को नेशनलाइज करने का मतलब ये हो गया कि बैंक्स पर जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होगी वो सरकार की होगी, ताकि सरकार अपने हिसाब से डिसीजन ले सके। समझ में आ गया कि नहीं? तो कांग्रेस, तो ये जो कहानी है ये जुलाई 1969 की कहानी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, बैंगलोर में ये मीटिंग था। उसमें इंदिरा गांधी भी उस समय बैंगलोर थी, लेकिन वो मीटिंग अटेंड नहीं करी। उन्होंने एक पर्चा भिजवाया और कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ये बात पर ध्यान रखना चाहिए, इस पर कंसीडर करना चाहिए। उस पर्चे में लिखा हुआ था कि हमें बैंक को नेशनलाइज करने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही ये पर्चा पढ़ा गया, वैसे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग गुस्साने लगे कि यार ये क्या सरकार बोल, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, नौटंकी। ये इंदिरा गांधी की क्या बात है, बार बार जिद करती है बैंक नेशनलाइज करने के लिए। समझ में आ रहा है? बैंक नेशनलाइज नहीं होगा। लेकिन के कामराज और सिंडिकेट की जो पार्टी थी वो कभी भी नहीं चाहती थी कि भाई इस तरीके से इंदिरा गांधी की हर बात को काटी जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे क्या हो सकता था कि प्राइम मिनिस्टर फिर उखड़ सकते थे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। तो आम जनता, आम राय पर सिंडिकेट ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास कर दिया कि ठीक है बैंक नेशनलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन में सबसे बड़े रोड़ा कौन थे? मुरारजी देसाई, क्योंकि वो इनके सख्त खिलाफ थे। और वो इसलिए भी थे क्योंकि ये प्रपोजल इंदिरा गांधी दी थी। मुरारजी देसाई ने, इंदिरा गांधी जी ने मुरारजी देसाई को अगले, जब ये प्रपोजल पास हुआ उसके अगले ही दिन कहा कि भाई आपको जो है फाइनेंस मिनिस्टर के पद यानी वित्त मंत्री के पद से आपको हटाया जाता है, लेकिन आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। ये बात मोरारजी देसाई को पसंद नहीं आया। उन्होंने इंदिरा गांधी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों पद से जो है रिजाइन मार दिया। इंदिरा गांधी यही चाहती थी। उसी के अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया कि भारत के 14 बैंक्स को हम नेशनलाइज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि उस समय में टोटल 6000 बैंक ब्रांचेस थे पूरे भारत में। इसमें मात्र 500 ऐसे ब्रांचेस थे जो कि गांव में थे, विलेजेस में थे, क्योंकि विलेजेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। और चूंकि ज्यादातर बैंक्स प्राइवेटाइज थे, इसीलिए विलेजेस में ब्रांचेस बहुत कम थे। इसीलिए क्या होता था कि विलेजेस की जो सेविंग वगैरह है वो बिल्कुल भी बैंक तक पहुंच नहीं पाता था, और आम जनता के लिए बैंक एक लग्जरी के मात्र था। तो इससे कम से कम आप ये मान के रखिए कि ये 180% ब्रांचेस का नंबर बढ़ाया गया, कम से कम 2 गुना ब्रांच का नंबर किया गया। और ज्यादातर छोटे छोटे गांवों और कस्बों में बैंक्स खोले गए, खाते खोले गए, बैंक अकाउंट्स खोला गया। और इस तरीके से किसान जो है वो लोन अवेल कर पाए, जो उनके ग्रीन रेवोल्यूशन में उनकी मदद करता। और MS स्वामीनाथन की मदद से, ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से ये बात सही हुआ कि 2 से 3 साल यानी 1970 तक आते आते प्रोडक्शन जो है वो 2 से 3 गुना हो गया। और इट वॉज द क्लियर मास्टर स्ट्रोक टेकन बाई इंदिरा गांधी। ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था कि मोरारजी देसाई को साइड करिए और फिर आपको जो है इंदिरा गांधी जो है उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की ये बात रखी। देखिए मैं इतनी बातें आपको इसलिए बताता हूँ ना ताकि आपको अंदर का पॉलिटिक्स भी समझ में आ सके,
और बाहर जो आपका चल रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो भी समझ में आ सके। समझ में आ रहा है? और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। अब सिंडिकेट भी कुछ नहीं कर पाया। अब सिंडिकेट सोचिए कि सिंडिकेट जब जब मुरारजी देसाई को निकाल दिया गया कैबिनेट से और फिर 14 नेशनलाइज बैंक नेशनलाइज कर दिया गया, तो इंदिरा गांधी ने 2 बड़े फैसले लिए। क्योंकि सिंडिकेट इसलिए भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसने पास किया था 14 बैंक को नेशनलाइजेशन को लेकर। लेकिन जब मुरारजी देसाई को कैबिनेट से निकाला गया तो सिंडिकेट जो थी ना, वो क्या होगी, इनसिक्योर हो गई। अब इन्होंने कहा कि यार ये तो इंदिरा गांधी काफी ज्यादा अपना अपना चला रही हैं, ये तो गलत है। अच्छा, इसी वक्त 1969 में ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ गया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। अब इसी जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन अनाउंस किया गया तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। अब उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इंदिरा गांधी ने कहा कि वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीवी गिरी अगर प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं, प्रपोज किया इंदिरा गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने कि वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनना चाहिए। और अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगर वीवी गिरी को नहीं बनाना चाहती है तो फिर वो एक काम कर ले, वो ना जगजीवन राम को बना दे, जगजीवन राम को प्रेसिडेंट बना दे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इंक्लूडिंग सिंडिकेट ने दोनों ही प्रपोजल को खारिज कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा नहीं, संजीवा रेड्डी जो है ना, संजीवा रेड्डी को जो है वो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। अब ये बात इंदिरा गांधी को गवारा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी गुस्सा भी गई। इंदिरा गांधी ने कहा एक काम करते हैं, इलेक्शन करा लेते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। तो जगजीवन राम और संजीवा रेड्डी में इलेक्शन हुआ नॉर्मली, मतलब अभी इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं हुआ, अभी प्रेसिडेंट के कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ उसका इलेक्शन था। तो संजीवा रेड्डी जो है वो जीत गए। अब ये हुआ कि कांग्रेस की तरफ से संजीवा रेड्डी जो है वो खड़ी होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। देखिए, कोई भी रूलिंग पार्टी अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इस तरीके से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू होता है। अगर कोई रूलिंग पार्टी किसी मेंबर को सपोर्ट कर दे तो उसके जीतने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। और कांग्रेस की रूलिंग पार्टी थी, उसके जीतने के बहुत चांसेस थे। और ये कांग्रेस की तरफ खड़ा हुआ था और इंदिरा गांधी कांग्रेस की ही मेंबर थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक बड़ा जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय प्रेसिडेंट का नाम नॉमिनेट कर दिया वीवी गिरी के नाम पर। अब आप सोचिए कि पार्टी चाहती है कि संजीवा रेड्डी जीते और इंदिरा गांधी चाहती है कि वो वीवी गिरी जीते, उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया। आप सोचिए कि इंदिरा गांधी वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब कि इंदिरा गांधी वो पार्टी से अलग हटकर सपोर्ट कर रही है। हालांकि इन्होंने बोला नहीं कि वीवी गिरी हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सबको मालूम था कि वीवी गिरी जो है वो कैंडिडेट इंदिरा गांधी की ही है। अब ये बात सिंडिकेट को पता चली। सिंडिकेट ने कहा कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी तो हमारे साथ में है। तो सिंडिकेट ने क्या किया कि और भी अन्य पार्टीज को कहा कि भैया आप संजीवा रेड्डी को सपोर्ट करें। इंदिरा गांधी ने, सिंडिकेट की बड़ी गलती थी ये कॉल करना दूसरे पार्टीज को कि आप बीबी संजीवा रेड्डी को सपोर्ट करें ऑन कम्युनल लाइंस। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये कम्युनल लाइंस पर किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना ठीक बात नहीं है, लोगों को अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, इंदिरा गांधी ने कहा। अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में संजीवा रेड्डी हार गए और वीवी गिरी जीत गए। हालांकि मार्जिनल वोट से 28,000 वोट से जीते थे। वीवी गिरी जो है वो जीत गए। अब आप सोचिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू अगर रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर सेलेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो हार जाए। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। कम से कम रूलिंग पार्टी के सभी मेंबर तो देंगे ही ना वोट उसको। अगर रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर वोट नहीं दिया, मतलब नहीं जीत पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रूलिंग पार्टी में कुछ मेंबर ऐसे हैं जिसने दूसरे मेंबर को वोट दे दिया है।
और वो तभी हो सकता है जब किसी मेजर पार्टी के लीडर ने कॉल किया हो, और वो इंदिरा गांधी थी। जब वीवी गिरी प्रेसिडेंट जीत गए तो इंदिरा गांधी का पोजीशन और मजबूत है क्योंकि उनका कैंडिडेट जीत गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे क्लियर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोला, कहा कि ये बहुत ही गलत बात है। तो तुरंत उसी समय में 1969 के एंड तक, नवंबर दिसंबर आते आते 1969 में, तुरंत उसी समय में सिंडिकेट ने यह फैसला लिया कि ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स इंदिरा गांधी जी को पार्टी से हटाया जाता है। और इस प्रकार आप ये मान के रखिए कि 80-85 साल पुरानी पार्टी दो पार्ट में बट गई। कांग्रेस इस तरीके से उसमें स्प्लिट हुआ और एक बनाया गया कांग्रेस ओ और एक बना कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ वो है जो कि सिंडिकेट लेड है, और कांग्रेस आर वो पार्टी है जो कि इंदिरा लेड है। समझ में आया? इंदिरा लेड है। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है यार, एक क्वेश्चन लिख लेना इतनी बातों पर लेकर। क्वेश्चन, what was the condition, what was the condition that led to bank nationalization and the the impact and the impact the impact of it इसको 250 वर्ड्स में लिखना, 15 मार्क्स का। ठीक है, ये चीज करना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये होगा कि अभी हमने क्या किया, कांग्रेस में स्प्लिट करना शुरू किया, कांग्रेस स्प्लिट हो चुका है। अब हम लोग आएंगे कि 1971 में जो बांग्लादेशी वॉर, जो पाकिस्तान वॉर हुआ है, वो क्यों हुआ है, व्हाट इज द प्रिक्लूड फॉर इट। ये एक दिन लगेगा इसमें पूरा का पूरा, क्या क्या बांग्लादेश कैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। और फिर हम लोग पढ़ेंगे 19 जो है 75 का जो इमरजेंसी है और जेपी मूवमेंट है, समझ में आ गया? ये चीज करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम यही बंद करते हैं क्योंकि